अस्सलामुअलैकुम। आज हम सम इम्पोर्टेंट यानी कि मुख्तसर मालूमात में मीर तक़ी मीर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ मारूज़ी सवालात देखेंगे, उनकी हालात ज़िंदगी और उनकी शायरी की खुसूसियात, और फिर कुछ सवाल जो आपको बताए जाएंगे। इसमें मेरी ये कोशिश रहती है कि एग्ज़ाम टाइम पे, एग्ज़ाम वक्त पे आप इसको देख के जा सकें और आपकी याद ताज़ा रहे कि मीर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट मालूमात जो है वो क्या है। तो इसमें जो शुरुआत करेंगे अपन मारूज़ी सवालात से करेंगे। पहला है मीर तक़ी मीर की पैदाइश कहाँ हुई। तो इनकी पैदाइश हुई थी आगरा 1723 में इनकी पैदाइश हुई थी, फरवरी 1723 आगरा में। दूसरा आपका क्वेश्चन है मीर की वफ़ात कब हुई। 1810 ईस्वी में 20 सितंबर 1810 लखनऊ में इनकी वफ़ात हुई थी। मीर बद दिमाग मशहूर हुए, ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने एक लाइन वैसे ही लिख दी है। इसमें कहा गया है कि मीर बद दिमाग शायर के नाम से मशहूर थे। उनकी हालात कुछ इस तरह से थे कि उनकी हालात जो ज़िंदगी थी वो भी मुश्किलों में और परेशानियों में गुज़री, और जो दिल्ली के हालात थे वो भी उस वक्त अच्छे नहीं थे। तो इस तरह से उनकी वो उनको बद दिमाग शायर कहा जाता है। वो थोड़े से नाजुक मिजाज शायर हो गए थे। मीर के कितने दीवान थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर जगह पूछा जाता है। मीर के 7 दीवान थे, लेकिन उसमें से एक दीवान उनका फ़ारसी का था और 6 उर्दू के थे। उर्दू में खुदाए शुक्र किसे तस्लीम किया गया है, मीर को। मीर की खुदनोश्त का नाम क्या है, ज़िक्र मीर। खुदनोश्त का मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी, यानी एक तो कोई दूसरा इंसान हालात ज़िंदगी लिखता है किसी की, और एक इंसान खुद अपनी हालात ज़िंदगी लिखता है, जिसे हम उर्दू में खुदनोश्त बोलते हैं और इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो उनकी जो खुदनोश्त है उनका नाम है ज़िक्र मीर। निकातुश शोरा किसका तस्करा है, मीर का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि निकातुश शोरा किसका तस्करा है, मीर का। मीर के वालिद का नाम, इनके वालिद का नाम भी इम्पोर्टेंट है, मीर मुतक़ी इनके वालिद का नाम था। अब आप आगे चलिए, जिसमें बताया गया है डॉक्टर इबादत बरेलवी के ख़याल में मीर कैसे शायर थे, सूफ़ी शायर थे, लेकिन उनको सूफ़ी जो शायर का तमगा है वो दर्द की तरह हासिल नहीं हुआ। ख्वाजा मीर दर्द जो हैं वो एक बाकमाल सूफ़ी शायर थे, इन्हें सिर्फ सूफ़ी शायर कहा जा सकता है। मीर ने किस ज़बान में नस्र निगारी की, हम ये कह सकते हैं कि मीर एक नस्र निगार भी थे, लेकिन वो उर्दू ज़बान के नहीं थे, वो फ़ारसी ज़बान में नस्र निगार थे। मीर की मसनवी का नाम बताएं, ख्वाब व ख़याल। मीर ने मसनवी भी लिखी, कसीदे भी लिखे, क़ता भी लिखी, वासोख्त भी लिखी, सब मीर ने तबा आजमाई की। उनकी मसनवी का नाम है ख्वाब व ख़याल। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ख्वाब व ख़याल के नाम से भी ख्वाब व ख़याल किसकी मसनवी है ये भी आ जाता है। सौदा, नासिख और ज़ौक़ ने किसे उस्ताद तस्लीम किया, तो मीर को सौदा, नासिख और ज़ौक़ ने उस्ताद तस्लीम किया। किसकी शायरी को दिल और दिल्ली का मरसिया कहा जाता है, मीर की शायरी को, क्योंकि मीर का मरसिया इसलिए कहा जाता है, मरसिया का मतलब है कि मुर्दा इंसान की बारे में लिखना, तो जो इंसान मर जाता है उसके बारे में लिखना। तो यहाँ पर दिल्ली जो है उसको तबाही और बर्बादी से गुज़र रही थी, और मीर की जो हालत ज़िंदगी थी वो भी कुछ ख़ास अच्छी नहीं थी, तो इसलिए दिल और दिल्ली का मरसिया कहा जाता है मीर की शायरी को। ग़ज़ल का इमाम किसे कहा जाता है, मीर तक़ी मीर को। तो इनके लक़ब हो गए, ग़ज़ल का इमाम कहा जाता है, खुदाए सुख्म कहा जाता है। तो ये कुछ मारूज़ी सवालात थे जो आपके सामने पेश किए गए, और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं
उनकी हालात ज़िंदगी और उनकी शायरी में से जो जो इम्पोर्टेंट लगा उसे निकाल कर यहाँ मारूज़ी सवालात आपके लिए तैयार किए गए हैं। अब अगर हम आगे देखें तो अब आता है मीर तकी मीर की हालत ज़िंदगी। अब इनकी हालत ज़िंदगी यहाँ पर मुख्तसर तहरीर की गई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब लंबी उनकी हालत ज़िंदगी नहीं बताई गई है, सिर्फ पॉइंट्स बताए गए हैं। उन पॉइंट्स को लेकर आप उनकी हालत ज़िंदगी तहरीर कर सकते हैं। पहला उनका पॉइंट है मीर की पैदाइश फरवरी 1722 अकबराबाद में हुई। एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ 1722 मैंने लिखा है, लेकिन कहीं कहीं पे मीर की पैदाइश का जो सन है वो 1721 भी है, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो। अगर 1722 लिखा हुआ आता है या 1721 लिखा हुआ आता है तो आप मतलब खैर आपके टिक मार्क वाले तो आते नहीं हैं, लेकिन अगर एक कहीं पर आप कुछ एग्ज़ाम देने भी जाते हैं तो अगर वहाँ पर आपके 4 ऑप्शन में 1721 आता है और दूसरे ऑप्शन है तो आप 1721 टिक कर सकते हैं, 1722 आता है तो वो टिक कर सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी की बुक जो है वो ऑथराइज्ड मानी जाती है तो उसमें 1722 है। मीर का नाम मीर मोहम्मद तकी था। ये इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि मीर का पूरा नाम क्या था। मीर मोहम्मद तकी, यानी कि उनका नाम मीर मोहम्मद तकी था, मीर तकी मीर उनका बाद में पड़ा है। ज़्यादातर ये पूछा जाता है तो लोग मीर तकी मीर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर मीर मोहम्मद तकी था। उसके बाद का पॉइंट है मीर के आबा व अज़ाद, मतलब उनके जो बुज़ुर्ग लोग थे या उनके दादा परदादा थे, हिजाज से हिंदुस्तान आए। वो हिंदुस्तान आए और उन्होंने फ़ौज में मुलाजमत अख्तियार की और फिर वो बाद में अकबराबाद में मुस्तक़ल रिहाइश अख्तियार कर ली, यानी कि वो अकबराबाद में ही रहने लगे और हिजाज के वो लोग थे। मीर एक गज़ल को शायर थे। मीर को मकबूलियत गज़ल की वजह से मिली, बाकी उन्होंने कसीदा, मरसिया, कता, रुबाई और वासोख सब उन्होंने लिखी। मीर ने वैसे हर सिंफ पर कलम उठाया। शुरुआती तालीम वालिद और ख्वाजा इमाम उल्लाह से हासिल की, यानी कि उनके शुरुआती जो उस्ताद थे वो उनके वालिद थे। उनके वालिद भी एक शायर थे और ख्वाजा इमाम उल्लाह जो है वो थे। मीर की शायरी की इब्तिदा सादत अमर वही के कहने से हुई, यानी कि मीर ने अपनी शायरी की इब्तिदा सादत अमीर वही के कहने से की और फिर उन्होंने काफ़ी मकबूलियत भी हासिल की। उन्होंने इस्लाह अपने, ये यहाँ पर ने आएगा उन्होंने, ठीक है। उन्होंने इस्लाह अपने सौतेले मामू सिराज उद्दीन अली ख़ां आरजू से ली। हम ये बता दें कि मीर के वालिद ने 2 शादियाँ की थी, तो ये उनके सौतेले मामू थे सिराजुद्दीन अली ख़ां, और सिराजुद्दीन अली ख़ां की वजह से ही मीर की शायरी में निखार आया था। मीर के वालिद एक सूफ़ी इंसान थे, अल्लाह को मानने वाले थे और वो चाहते थे कि मीर भी एक उसी तरह के इंसान बने। मीर के वालिद ने 2, ये आगे मैंने शायद पॉइंट लिख भी दिया है, मीर के वालिद ने 2 शादियाँ की थी। एक ख़ां आरजू की बहन से जिनसे मोहम्मद हसन पैदा हुए, दूसरी बीवी से मीर और मोहम्मद रज़ी पैदा हुए, यानी कि मोहम्मद रज़ी जो है वो मीर के सगे भाई थे। ये बचपन से ही वालिद के साथ सूफिया मजलिस में जाते थे। ये मतलब सूफिया लोग की मजलिस के अंदर वालिद उनको ले जाया करते थे। मीर के वालिद का इंतकाल 1733 में हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब मीर 11 बरस के थे तब उनके वालिद का इंतकाल हो गया, बहुत छोटी उम्र के अंदर। मीर की परवरिश की ज़िम्मेदारी इनके मुँह बोले चचा ख्वाजा इमान उल्लाह ने ली, लेकिन जल्द ही उनकी भी वफ़ात हो गई। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर मीर की ज़िंदगी कुछ ख़ास अच्छी ना रही, मतलब थोड़ी मतलब मुश्किलात में उनकी ज़िंदगी गुज़र रही थी, तो फिर उनकी शायरी में शौक़ ज़राफ़त कहाँ से आ सकता था, ये हो ही नहीं सकता। मुलाज़मत की तलाश में वो दिल्ली, जब ऐसा हुआ तो कुछ वक्त के बाद में वो मुलाज़मत की तलाश में दिल्ली आ गए और वहाँ समसाम उद्दौला के यहाँ 1 रुपये रोज़ाना मुलाजिम हो गए। यहाँ पर आकर उन्होंने मुलाजमत अख्तियार कर ली, लेकिन जब समसाम उद्दौला मारा गया तो
मीर वापस आगरा चले गए। जब शमशामुद्दौला की वफ़ात हो गई मतलब वो जंग में मारा गया, तो फिर वो वापस आगरा चले गए। कुछ वक्त के बाद वापस दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन उनका आगरा में कुछ उनकी मुलाजमत का बैठा नहीं, तो वो वापस दिल्ली आ गए और अपने सौतेले मामू ख़ान आरजू के यहाँ रहने लगते हैं। फिर उन्होंने दोबारा अपना क़याम कहाँ बनाया? अपने सौतेले मामू ख़ान आरजू के यहाँ पर। उनकी मीर पर तवज्जो थी, इसकी वजह से उनकी शायरी बेहतर हुई। मतलब उन्होंने वो इस्लाह भी अपने सौतेले मामू से लेते थे। जब वो दिल्ली उनके यहाँ आके ठहरे तो उनकी तवज्जो थी, तो उसकी वजह से वो इस्लाह देने लगे और उनकी शायरी बेहतर होती गई और उनका नाम मीर तक़ी मीर हो जाता है। यहाँ उनका नाम मीर, जब वो अच्छी शायरी करने लगे तो उनका नाम मीर तक़ी मीर हो जाता है। लेकिन ये बात जो है, क्योंकि वो उनके सगे मामू नहीं थे, तो ये बात उनके सौतेले भाई को पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने मामू को भड़काना शुरू कर दिया और वो अपने मामू से कुछ नाराज़ भी हो गए कि वो मीर की इतनी पैरवी क्यों करते हैं और मीर का इतना साथ क्यों देते हैं। अब जब ये बात हुई तो वो मीर को इस बात का बहुत ज़हनी तौर पर उनको अच्छा नहीं लगा और इसी की वजह से क्या हुआ, मीर ज़हनी तौर पर बीमार हो जाते हैं और वो अपने आप में कुछ बड़बड़ाने लगते हैं और उनका इलाज हकीम फ़खरुद्दीन करते हैं। यानी कि मीर जब ज़हनी तौर पे बीमार होते हैं तो उनका इलाज हकीम फ़खरुद्दीन करते हैं और कुछ वक्त बाद वो ठीक हो जाते हैं। मीर नाजुक मिजाज हो गए थे। एक अमीर ज़ादे जावेद अली ख़ां के यहाँ मुलाजिम हो जाते हैं। वो बहुत नाजुक मिजाज हो गए थे, वो मतलब बददिमाग हो गए थे अपनी हालात की वजह से। इसी दौरान दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली का हमला होता है। अब यहाँ उनकी ज़िंदगी तो मुश्किलात में चली रही थी, लेकिन क्या होता है, जब वो दिल्ली रहते हैं तो वहाँ अहमद शाह अब्दाली का हमला हो जाता है और दिल्ली तबाह और बर्बाद हो जाती है। अहमद शाह अब्दाली के हमले के बाद दिल्ली में कुछ नहीं बचता है, सब तबाह और बर्बाद हो जाता है, लोग परेशान हाल हो जाते हैं। इसका असर इनकी शायरी पर पड़ता है। अब जब जो इंसान का दौर होता है वही दौर उसका असर उनकी शायरी के ऊपर पड़ता है। ये एक ख़ासियत है कि जैसा दौर गुज़रता है शायरी उसी तरह की जाती है। तो जब अहमद शाह अब्दाली का दिल्ली पे हमला होता है तो दिल्ली तबाह और बर्बाद होती है और इसका असर क्या पड़ता है, मीर की शायरी पे। अब यहाँ तो दिल्ली की तबाही और वहाँ उनके वालिद का इंतकाल और फिर उनके भाई का उनकी तरफ तवज्जो ना देना, ये सब मिलकर मीर की शायरी में एक सोज़ व गदास की शायरी हो जाती है। 1782 में आसिफुद्दौला ने इनको लखनऊ बुला लिया और वहाँ मुलाजिम। अब जब यहाँ पर ये सब हुआ, दिल्ली के हालात हुए, अब उनको क्या हुआ, 1782 में आसिफुद्दौला के बुलावे पे वापस लखनऊ चले गए और वहाँ पर उन्होंने बाकी ज़िंदगी अपनी गुजारी। वो वहाँ पर रहते रहे, उनकी उम्र के शायद 31 या 32 साल वहाँ गुज़रे। लेकिन जब उनकी जवान बेटी और बीवी का इंतकाल हुआ तो उनको बहुत सदमा लगा और 1810 में वो इंतकाल कर गया, या हम कहते हैं कि एक गज़ल का इमाम जो है वो दुनिया से रुखसत हो गया। अब यहाँ मीर के कलाम की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको लेकर आप अपना आंसर लिख सकते हैं। उनके कलाम की खुसूसियात के बारे में मुख्तसर सा मैं बताती हूँ। पहला है, मीर की शायरी पर दिल्ली की तबाही और इश्क में नाकामी का मिला जुला असर था। मतलब मीर ने वहाँ दिल्ली की तबाही देखी और इश्क में ना, हाँ मैं एक पॉइंट यहाँ पर रह गया है शायद कि मीर को किसी मतलब लड़की से इश्क हुआ था लेकिन वहाँ पर उनको नाकामी मिली, तो ये असर भी उनकी शायरी पर पड़ा था और वहाँ दिल्ली की तबाही और बर्बादी तो उनके सामने हो ही रही थी। मीर की शायरी आह की शायरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि मीर की शायरी आह की शायरी है, क्योंकि मीर की शायरी और सौदा की शायरी वहाँ की शायरी है। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि मीर की शायरी आह की शायरी है, क्योंकि उस वक्त मीर की शायरी में दर्द व गम पाया जाता है। मीर की शायरी में दर्द और कसक थी। उन्होंने आप बीती को जग बीती के अंदाज में पेश किया, यानी कि मीर ने
अपनी बीती को ऐसा दिखाया जैसे कोई वो पूरे जग पर बीत रही हो, सिर्फ मेरे पे नहीं बीत रही। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। वहाँ पर मीर के दर्द का एहसास है, लेकिन उन्होंने पूरे बाग को उसके अंदर समेट लिया है कि सभी मतलब परेशान हाल हैं, सभी परेशान हैं, सभी अपना मेरा हाल जान रहे हैं, लेकिन एक फूली मेरा हाल नहीं जान रहा है। तो उन्होंने आप बीती को इस तरह जग बीती के उसमें पेश किया ताकि लोग उनके दर्द को खुद का दर्द समझने लगें। मीर की शायरी को दिल और दिल्ली का मरसिया कहा जाता है। मैं पहले बता चुकी हूँ। मरसिया जिसमें मुर्दा इंसान या मरे हुए इंसान की बात की जाए या तारीफ़ की जाए, तो दिल यानी कि दिल, उनका दिल मर चुका था, उन्हें गर्दिशों ने मार दिया था। और दिल्ली तबाह और बर्बाद हो चुकी थी, तो दिल्ली भी मर चुकी थी। उस वक़्त दिल्ली के हालात बहुत ख़राब थे, तो इसलिए उनकी शायरी को दिल और दिल्ली का मरसिया कहा जाता है। मीर की शायरी उनकी ज़िंदगी और उनके अहद की मुकम्मल तस्वीर है। उनकी ज़िंदगी और उनके अहद की मुकम्मल तस्वीर है। दाखिलियत रंग देखने को मैंने यहाँ पर आपको बता चुकी हूँ। एक दाखिलियत होता है, एक खारजियत। खारजियत मतलब बाहरी बातें होती हैं, दाखिलियत मतलब अंदरूनी। क्योंकि मीर ने अपने अंदरूनी हालात पेश किए, तो दाखिलियत रंग उनके यहाँ देखने को मिलता है। सौदा और दर्द के हम असर शायर थे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मीर जो है सौदा और दर्द के हम असर, इनके दो हम असर शायरों के नाम लिखो। मीर के दो हम असर शायरों के नाम लिखो, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। सौदा और दर्द, है ना। मीर, सौदा और दर्द, ये सुनहरी दौर के शायर भी हैं, अहद ज़रीन के शायर भी हैं, और इनके हम असर शायर भी हैं। तो ये कुछ मुख्तसर उनकी शायरी की खुसूसियात हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि उनकी शायरी सोज़ो गदाज में मिलती है। अब इनकी ये हालात ज़िंदगी और ये पढ़ने के बाद कुछ 2-4 क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं। पहला है, मीर की हालात ज़िंदगी बयान करें, जो मैं आपको पूरी बता चुकी हूँ। आप वो सिर्फ पॉइंट्स भी पढ़ जाएंगे तो भी आपको आराम से आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2, मीर की शायरी का तनक़ीदी जायज़ा पेश कीजिए। सवाल नंबर 3, मीर को शायरी का इमाम कहा जाता है, एक नोट लिखिए। सवाल नंबर 4, मीर की शायरी की खुसूसियात बयान कीजिए। ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। उधर मारूज़ी सवालात आपको बता ही दिए हैं, खुसूसियात और हालात ज़िंदगी आपको इसमें बता दी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। दूसरी वीडियो में मिलते हैं।